हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्पल। आज दूसरा दिन है। दिस इज द सेकेंड डे ऑफ एसएससी सीजीएल टीयर 2 प्रैक्टिस सेशन फॉर इंग्लिश एंड जीए। सो माय नेम इज विनीत and I'll be taking the English section and Amit sir will be taking the GA questions for you. So let's start the practice. इंग्लिश एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं एक जम्बल्ड पैराग्राफ से। छोटे छोटे पैराग्राफ आते हैं 4 सेंटेंसेस के नॉर्मली, तो इनको आपको अरेंज करना है लॉजिकल सीक्वेंस में, जम्बल्ड सेंटेंस। तो सबसे पहले जब भी आप पैराग्राफ को अरेंज करते हो तो आपको ओपनिंग सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले सारे सेंटेंसेस को एक बार पढ़ लेना चाहिए बिना ऑप्शंस को देखे और ओपनिंग सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करिए। उसके बाद सेंटेंसेस के बीच में लिंक बनाने की कोशिश करें। उसके बाद आप आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं इसमें ओपनिंग सेंटेंस कौन सा हो सकता है। देयर इज ए स्टोरी अबाउट एन एंशिएंट इंडियन सेज हु वाज कॉल्ड अगली नेम्स। तो ये कोई कहानी शुरू होती है, लग रही है द सेज देन सेड। देन तो बीच का शब्द है। ही फाइनली आस्क्ड, तो ये कहानी के बीच का है। जैसा कि आप जानते हो एसएससी में अक्सर जो आपको आरसी भी आती है, अगर 3 आती है तो 3 में से एक, और बहुत सारे जो पैराग्राफ हैं जम्बल्ड वो स्टोरी के फॉर्म में होते हैं जिनमें क्लियरली एक बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा और एंड होगा। और इनके बीच में आपको सीक्वेंस हो सकता है कि टाइम सीक्वेंस हो या लॉजिक का सीक्वेंस हो। आपको बिल्कुल शांत दिमाग से आप ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से आप ट्रैक कर सकते हो। द सेज लिसन्ड अनपर्टर्ब्ड। अनपर्टर्ब्ड का मतलब है नॉट डिस्टर्ब्ड, जो कि डिस्टर्ब नहीं होता। क्योंकि आप जानते हो कि सेज का मतलब होता है साधु, और साधु लोग बहुत शांत होते हैं, वो किसी बात को ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये हमें मिला है देयर इज ए स्टोरी अबाउट एन एंशिएंट इंडियन सेज। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस ए। ठीक है, हमें 4 ही सेंटेंस हैं, चारों को लगाना है। उसके बाद क्या है कि हु वाज कॉल्ड अगली नेम्स। अगली नेम्स, अगली नेम का मतलब क्या होता है? गाली देना। अगली नेम एक साथ है। अगली नेम का मतलब होता है गाली देना। पासर भाई जो रास्ते से गुजर रहा था वो उसको गंदे गंदे शब्दों से बोल रहा था। तो ऐसे में क्या होगा? अगला सेंटेंस क्या होगा? द सेज लिसन्ड अनपर्टर्ब्ड। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने सुना। और आदमी जो है बोलना कभी तो चुप होगा, रैन आउट ऑफ वर्ड्स। दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ए डी, वैसे तो आप देखो तो ए डी यहां पे मिल चुका है। उसके बाद सी लगा के देखते हैं। उसके बाद क्या कहा होगा उन्होंने? ही फाइनली आस्क्ड, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा। ठीक है, जब आदमी बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, गुस्से में बोलता रहा, तो उन्होंने बोला, फिर चुप हो गए तो उन्होंने कहा फाइनली, इफ एन ऑफरिंग इज नॉट एक्सेप्टेड हु डज इट बिलोंग टू। आप कोई भेंट लाए हो और वो स्वीकार नहीं होती तो वो किसके पास रहती है? तो वह व्यक्ति बोला टू द पर्सन हु ऑफर्ड इट, है ना। जो व्यक्ति उपहार लाया है वो उसी के पास रह जाएगा। तो ठीक है, तो तीसरा, तो लास्ट है द सेज देन सेड वेल देन आई हैव नॉट एक्सेप्टेड योर ऑफरिंग, और वो वहां से चले गए एंड वॉकड अवे। तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस हुआ एडीसीबी। ये हमारा आंसर है। अगला सेंटेंस एक हम लोग फिल इन द ब्लैंक की प्रैक्टिस करते हैं। राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, हार्ड वर्क इज डैश ऑन हर हेल्थ। वो इस ऑफिस में आगे काम नहीं कर पा रही है राधा। क्यों? क्योंकि ऑफिस के काम से डैश ऑन हर हेल्थ है, हेल्थ वाली बात है। देखो, अगर यहाँ पे मेकिंग हर मीट बोथ एंड्स का मतलब होता है कि रोजी रोटी के लिए ज्यादा पैसे नहीं कमा पाना है, इतना कि आप अपना गुजारा कर सको, लेकिन उसका हेल्थ पर कोई डायरेक्टली, यहाँ पे क्या आना चाहिए? प्रेपोजिशन है ऑन हर हेल्थ। क्योंकि हार्ड वर्क से क्या होगा? हार्ड वर्क का पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मेकिंग बोथ एंड्स मीट से कोई लेना देना नहीं है।
ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल होना, कभी गुस्सा, पता नहीं है इस आदमी का दिमाग कैसा रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो उसका क्या असर हो रहा है उनके हेल्थ के ऊपर, कीपिंग एन आई का मतलब नजर रखता, टेकिंग ए टोल, इसका मतलब टेकिंग ए टोल जैसे कि टोल कलेक्ट किया जाता है, किराया वसूला जाता है, तो उनके हेल्थ पर गलत असर पड़ा है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला सेंटेंस, फाइंड अ वर्ड व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मर्करियल। मरकरी आप जानते हो पारा जो होता है बिल्कुल बदलता रहता है, फटाफट बदलता रहता है, तो उसी तरह से मर्करियल का मतलब होता है वॉलेटाइल, परमानेंट नहीं होता, प्रिडिक्टेबल या इंटरचेंजेबल नहीं होता, इसका मतलब होता है। अगला सेंटेंस है, एक और हम लोग जम्बल सेंटेंस करते हैं, आपको 4 फिर सेंटेंस दिए हुए, इनका सेट लगाना है, आपको फिर ओपनर ढूंढना होगा, पहले इनको पढ़ लेना, आप चाहे इसको रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। द इंग्रेडिएंट्स मस्ट देयरफॉर, ये बीच का सेंटेंस है, व्हेन यू हैव देन, राइट, क्या देम शुरू में तो नहीं आ सकता, ठीक है। फर्स्टली अनलेस यू हैव द राइट, सक्सेस इन लाइफ, देखो ये ऐसे जनरल स्टेटमेंट होता है, सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट लाइक बेकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मेनी थिंग्स, तो सबसे पहले आ गया सी, ये हमारा हो गया ओपनर, ठीक है। तो सी से तो वैसे तो आप हटा भी सकते हो, ओपनर मिल गया, तो 2 हमारे पास सी डी ए बी। अब सी के बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या है कि बेकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मेनी थिंग्स, तो सबसे पहले क्या चाहिए केक बनाने के लिए, सबसे पहले फर्स्टली से आएगा दूसरा, अनलेस यू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये काम नहीं करेगा, तो सी के बाद डी आना चाहिए, तो ये आपको आंसर मिल गया, आप बिना पूरा पढ़े भी आराम से निकाल सकते हो। द इंग्रेडिएंट्स मस्ट देयरफॉर बी इन द फाइनेस्ट क्वालिटी एंड इन द राइट प्रोपोर्शंस, ठीक है। उसके बाद बी क्या है, when you have them right and keep practicing you are sure to bake some of the yummiest, तो ये एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है इसके बाद का, तो ठीक है, तो ये आएगा तीसरा और ये आएगा चौथा। तो ये देखो हम आप प्रो नाउन से भी लिंक कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स किसको रेफर करता है, देम किसको रेफर करता है, इंग्रेडिएंट्स को, व्हेन यू हैव देम इन द राइट प्लेस कीप प्रैक्टिसिंग। तो इस प्रकार ये जो है एक एग्जांपल था, आप लॉजिकली बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। The government has decided to dash GST on some items in order to help small traders, छोटे छोटे जो है ट्रेडर व्यापारियों को जीएसटी टैक्स होता है आप सभी जानते हैं, तो सरकार क्या करेगी, इनको व्यापारी लोगों के लिए मुश्किल होता है टैक्स लेना, क्योंकि इससे उनका जो है मुनाफा कम हो जाता है, तो वो क्या करेंगे, स्टीयर क्लियर का मतलब होता है अवॉइड करना, रोल बैक का मतलब वापस ले लेना, टेक बैक, ओके, यानी माफ कर देना। वॉश अवे का मतलब है किसी चीज को जो इग्नोर कर देना, वॉश अवे किसी चीज से दूरी बना लेना। क्रैक डाउन का मतलब होता है अटैक करना, ओके, या रेड करना। क्रैक डाउन का मतलब है टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट समथिंग रॉन्ग। तो ये तो क्यों करेगी, क्योंकि सरकार हेल्प करना चाहती है, तो वो क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। रोल बैक का मतलब होता है वापस लेना किसी कर को या टैक्स को या किसी डिसीजन को। इफ योर एक्शंस आर डैश व्हाट यू से नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू, तो अगर आपके एक्शंस क्या हैं तो लोग आप पर क्यों विश्वास नहीं करेंगे, कब विश्वास नहीं करेंगे, जब आपकी कथनी और करनी में जो आप कह रहे हो और जो एक्शन है करनी, इन दोनों में, तो यहां पे क्या आएगा, कॉन्ट्ररी। आपको प्रेपोजिशन का ध्यान है, कॉन्ट्ररी फॉर नहीं होता, विद नहीं होता, कॉन्ट्ररी एट नहीं होता, कॉन्ट्ररी टू होता है हमेशा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इफ योर एक्शंस आर कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू से नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू, ओके। अब हम आ गए हैं एक और, अब हम लोग एक क्लोज पैसेज करने वाले हैं। क्लोज पैसेज में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और इसमें कई सारे ब्लैंक होते हैं और आपको इन ब्लैंक्स को जो है ब्लैंक में सूटेबल ऑप्शन, सूटेबल वर्ड भरना होता है। तो सबसे पहले आप बिना ऑप्शन को पढ़े आप जो है आप उसको पढ़िए पैसेज को, ठीक है, और उसके बाद आप सूटेबल वर्ड को ढूंढने का प्रयास करिए। नेचर हैज बीन सफरिंग म्यूटली फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बट द प्रॉब्लम डिड नॉट डैश सीरियस प्रोपोर्शंस सो लॉन्ग एज द डैमेज वॉज डैश एंड नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर। सबसे पहले आपको थीम
जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है, जो है क्या टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जब आइडिया लग जाता है तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाता है कि आप सुटेबल वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को जब आप आंसर करते हो तो मेक श्योर कि आप ग्रामर का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ध्यान रखेंगे। नेचर हैज बीन सफरिंग म्यूटली फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो यहां पे मोटा मोटा अगर आप देखें, मोटा मोटी तो क्या बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, डैमेज, नेचर के डैमेज की बात, लिमिट्स वर क्रॉस्ड विद ब्रेक थ्रूज, है ना। तो इस तरह की चीजों की बात हो रही है। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ड्यूरिंग द रिसेंट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्वायरमेंटल। तो नेचर, इन्वायरमेंट, नेचर वर्सेस टेक्नोलॉजी, अगर आप इसको गौर से देखें तो दो चार चीजें हैं जो है मॉडर्न एज में नेचर पर क्या असर पड़ा है, टेक्नोलॉजी का, डेवलपमेंट का, इन सब चीजों के बारे में शायद यहाँ पे बात होगी, ऐसा आपको आइडिया लग जाता है। तो उस प्रकार आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। ये एक छोटा सा एक क्लोज टेस्ट है जिसमें कि 5 ब्लैंक्स हैं, तो आपको 5 सुटेबल वर्ड्स ढूंढने हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक वन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो जब आप ये ऑप्शन के लिए कोई सुटेबल वर्ड देखते हैं तो आपको की वर्ड्स देखने चाहिए जो कि आसपास के उस सेंटेंस में या उसके आसपास हो, और आपको जो कनेक्टर वर्ड्स हैं उनको भी बहुत गौर से देखना चाहिए। कनेक्टर वर्ड्स वो होते हैं जैसे कि एंड है। एंड का मतलब क्या है कि वो सिमिलर चीजों को ज्वाइन करता है। बट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट वर्ड। अगर आपको कोई वर्ड बनता है हाउएवर है, बट है, ओके, नेवरदलेस है, नॉनदलेस है। अगर आपको कहीं मिलता है सो का मतलब क्या है, सो है, दस है या देयरफॉर है। तो ऐसे वर्ड्स क्या दिखाते हैं कि आप जो है आप कोई ना कोई कंक्लूजन आप वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करते हैं सही वर्ड्स को ढूंढने में। नॉर्मली आपको जो है पॉजिटिव लिंकिंग वर्ड्स या नेगेटिव लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टर वर्ड्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक सिंपल सा वर्ड बट जो है, बट का मतलब क्या है कि जो बात अभी तक चल रही है उससे ऑपोजिट बात होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले ब्लैंक से। नेचर हैज बीन सफरिंग म्यूटली फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बट द प्रॉब्लम डिड नॉट डैश सीरियस प्रोपोर्शंस। एज्यूम, ग्रास्प, रिसीव या बिकम। तो यहां पे आंसर आएगा एज्यूम, क्योंकि प्रॉब्लम, एज्यूम सीरियस प्रोपोर्शन एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तो उसको बोला जाता है द प्रॉब्लम हैज एज्यूम्ड। तो इसमें आप ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ना, रिसीव या बिकम नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है, अगला ब्लैंक है so long as the damage was and not beyond self repair। तो यहां पे क्या है कि was and not beyond self repair, तो हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो कि सेल्फ रिपेयर के जैसा हो। देखो यहां पे एंड आ गया है, और आप हमेशा ध्यान रखना एंड हमारी मदद करता है बहुत, ग्रामर में भी और वैसे भी। एंड के बाद जो आता है या आसपास जो आता है, एंड के साथ इधर उधर बराबर चीजें आती हैं लॉजिकली और ग्रामेटिकली। तो यहां पे जो शब्द आएगा इसका मतलब क्या आएगा, नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर। इसका मतलब तब तक जो है नेचर जो था, नेचर का नुकसान वो क्या था, नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर। एटेनेबल का मतलब जिसको आप प्राप्त कर सकते हो, काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सकते हो, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। तो कंटेनेबल वर्ड इसका आंसर आएगा, नॉट बियॉन्ड, यानी उस वक्त तक, पहले का कि बेचारी नेचर सहती नहीं, म्यूटली कई सौ सालों तक प्रॉब्लम को, अत्याचार को, लेकिन तब तक, कब तक, जब तक कि वह कंटेनेबल था, नॉट बियॉन्ड सेल्फ रिपेयर, जब तक वो सेल्फ रिपेयर हो सकता था। ठीक है, तो अगले ब्लैंक में हम चलते हैं। These limits were crossed with dash technological breakthrough। breakthrough का मतलब होता है वेरी बिग डेवलपमेंट। तो किस तरह का टेक्नोलॉजिकल था, कॉमन प्लेस, कॉमन तो नहीं होगा, पार्ट्री का मतलब होता स्मॉल भी नहीं हो सकता, हैबिचुअल नहीं होगा, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता अमेजिंग, देख लेना है। तो यहां पे वर्ड आएगा स्पेक्टेकुलर। ठीक है,
द डेवलप्ड नेशंस डैश बेनिफिटेड मस्ट। अब जब टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी का इतना फायदा हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो जो विकसित देश हैं, डेवलप, उनको कैसा फायदा हुआ होगा, कम या ज्यादा? सोचिए। तो यहां पे मैं स्पेक्टिकुलर था, द डेवलप्ड नेशंस डैश बेनिफिटेड। अब यहां पे क्या क्या हु आएगा, हुज, विच या हु। आपको मालूम होना चाहिए कि हु या हुम या हुज ये पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे विच ही आना चाहिए। द डेवलप्ड नेशंस विच बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम दीज वर द फर्स्ट टू डैश। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, उनको ही सबसे पहले दे वर द फर्स्ट टू, टू के बाद एक वर्ब आना चाहिए, अंडरगो, एनकाउंटर, इंटरैक्ट या डिराइव। इन्होंने फायदा उठाया डेवलप्ड नेशंस ने सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का, हाई टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इनको ही सबसे पहले जो दे वर द फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, अंडरगो करेगा, एनकाउंटर करेगा। एनकाउंटर का मतलब है टू कम अक्रॉस, किसी से मुलाकात होना, इंटरैक्ट करना या डिराइव करना। डिराइव तो बात की बात है, अंडरगो और इंटरैक्ट भी बाद में होगा। तो सबसे पहले एनकाउंटर का मतलब है जब किसी चीज से मिलते हो, तो यहां पे आएगा एनकाउंटर, टू कम अक्रॉस समवन, ठीक है, टू एनकाउंटर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा। तो हम लोग लास्ट दो क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद आप लोग जीए पढ़ेंगे अमित सर द्वारा। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं वो कैप के। वो कैप बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक, ऑल ह्यूमन बींग्स मस्ट लर्न टू लिव इन डैश। देखो इस तरह के बहुत कम समय में, कुछ सेकेंड्स में आप सिंपल, बहुत सिंपल वोकैबुलरी, बहुत सिंपल सेंटेंसेस आते हैं। लिव इन डैश विद नेचर, हम सबको क्या करना चाहिए, लिव इन यहां पे क्या आएगा, ये सारे नाउन है, काइंडनेस, डैश विद नेचर, काइंडनेस विद नेचर, प्लेजर विद नेचर, एडमिरेशन विद नेचर। वी मस्ट लर्न काइंडनेस विद नेचर नहीं होता, प्लेजर नहीं आता, हार्मनी, हम लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, हार्मनी यानी तालमेल के साथ रहना चाहिए। ऑलराइट, लास्ट सेंटेंस हम करते हैं, एनिमोसिटी। इसका ऑपोजिट एंटोनिम क्या है, एनिमोसिटी। जैसे आप देखते हैं एनिमल, जब आदमी के अंदर दुश्मन होता है ना तो वो जानवर में बदल जाता है, ठीक है। तो एनिमल से आप याद रखिए, एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी या एनिमिटी। इसका ऑपोजिट क्या होगा, कभी कभी सार्केज्म का मतलब होता है व्यंग करना या कटाक्ष करना, गलत है। बेनेवोलेंस का मतलब होता है इसका ऑपोजिट, बेनेवोलेंस का मतलब है टू हेल्प, गुड हार्टेडनेस। तो ये इसका ऑपोजिट होगा, बिटरनेस नहीं होगा ये, क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, एक पॉजिटिव वर्ड है। कंटेमिनेशन का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन, जो कि नहीं होगा। बेनेवोलेंस हमारा आंसर है। तो इस प्रकार जो है, अब जो है विद लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ बेनेवोलेंस, हमारे आपके जो जीए के एक्सपर्ट है अमित सर, वो ही विल टेक ओवर एंड टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अब हम जीए की तरफ बढ़ेंगे, जैसे हमने कल किया था। डाउनलोड हो गया? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ सेशन सर का अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अब बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, नए सब्जेक्ट की तरफ, जो आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या है वो, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। ओके, कल भी हमने यह किया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन हमारा। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूँ आपके जनरल अवेयरनेस से। इसमें हर सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इन सारे सब्जेक्ट से लेकर के आपके सामने क्वेश्चंस है, जिनकी प्रैक्टिस हम लोग बेसिकली यहाँ पे करेंगे। आपको पता है टीयर 2 में एग्जाम पहली बार हो रहा है, ठीक है।
तो क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे जीए में एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फिर भी टीयर 2 है तो अच्छे ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं इनके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा फैक्ट, दो चार जो फैक्ट उससे रिलेटेड होते हैं उनको समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, जहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस है और यहाँ पे आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपके लिए। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, मन में सोच लीजिए क्या है, फिर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो आपको पहले कॉलम में दिखाई दे रहे हैं वो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। सबसे पहला है आर्य समाज, फिर है ब्रह्म समाज, उसके बाद वेद समाज, प्रथम समाज। इनके फाउंडर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन यह करेक्ट नहीं है। आपको बताना है कि आर्य समाज के फाउंडर कौन थे और उसके बाद वेद समाज के और ब्रह्म समाज के और प्रथम समाज के फाउंडर कौन थे। ठीक है, आर्य समाज बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। आर्य समाज बहुत काफी लोग आर्य समाज से जुड़े भी होते हैं, काफी सारे लोग है ना। तो आर्य समाज के फाउंडर कौन थे हमारे, ये थे आपके दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी पे हो जाएगा। वेदों की ओर चलो, वेदों में जितनी चीजें लिखी हुई है उनके हिसाब से जीवन को जियो, समाज वैसा होना चाहिए। तो बेसिकली वेदों को डेली लाइफ में यूज करने के लिए प्रेरित किया कि इन्होंने दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, दयानंद सरस्वती ने करी थी। उसके बाद आपके सामने ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इनकी डेथ एनिवर्सरी को भी देखा था। तो ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय क्या हो जाएगा आपका, सेकंड, यानी कि सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का हो जाएगा। उसके बाद वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 2 लोगों ने मिलकर के करी थी। अब वह 2 लोग कौन से हैं, केशव चंद्र सेन और के श्रीधर नायडू। तो इन 2 लोगों ने मिलकर करी थी आपकी वेद समाज की स्थापना। तो हो गया कौन सा वाला आपका, थर्ड। अब बचा कौन सा आपका, वेद समाज। वेद समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, इन्होंने मिली, इन 2 लोगों ने मिलकर करी थी। वेद समाज की स्थापना प्रथम समाज की करी थी इन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 3 और 4। तो कौन सा आएगा आपका, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें, कब कब इसकी स्थापना हुई थी, सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आर्य समाज इज एन इंडियन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट दैट प्रमोट्स वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन वेदास। इट इज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती ऑन 7 अप्रैल 1875। 7 अप्रैल 1875 को स्थापना की गई थी किसकी, आपके आर्य समाज की, AS। ठीक है, उसके बाद प्रथम समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन 1867 में। उसके बाद किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना कर दी ऑब्वियसली। और वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी। ये सारे के सारे आपके सामने हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू अ फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड। जब हमारी जो भी करेंसी है, किसी भी देश की जो करेंसी होती है, जब उसकी वैल्यू को लोअर यानी कि गिरा दिया जाता है तो उसका क्या फर्क, उसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। देखिए इसमें क्या बोला, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डाउन वैल्यूएशन या नेगेटिव वैल्यूएशन। कभी कभी क्या किया जाता है या कभी कभी ऑटोमेटिकली भी होता है। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कोई भी करेंसी है, अब करेंसी की बात चल रही है, इसका मतलब ट्रेड की बात चलेगी, यानी कि ट्रेड की बात है तो ट्रेड को कैसे मेंटेन किया जाए दूसरे देशों के साथ, इसके लिए बनाई जाती है ट्रेड पॉलिसीज। और जब हम ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर होता है ट्रेड पॉलिसी, उसको पढ़ते हुए दो चीजें आती है बेसिकली, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। वो 2 चीजें क्या है, जब हम करेंसी के संदर्भ में बात करते हैं तो करेंसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे ट्रेड पॉलिसी में, तो पहले 2 चीजें क्या आएंगी आपकी, एक आएगी डेप्रिसिएशन और एक आएगी आपकी डिवैल्यूएशन। ठीक है, एक आता है डेप्रिसिएशन, एक आता है आपका डिवैल्यूएशन, और इन दोनों का ही मतलब होता है मूल्य, मतलब करेंसी की वैल्यू में गिरावट होना। दोनों का मतलब क्या है, जो करेंसी की वैल्यू है CB, इसमें गिरावट होना। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिवैल्यूएशन। करेंसी में गिरावट मतलब डिवैल्यूएशन। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन बोथ आर मेंट टू द लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी। लेकिन डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन हमेशा ऑटोमेटिकली होता है, मार्केट में डिमांड सप्लाई के आधार पे दूसरे देशों के साथ अपनी करेंसी की वैल्यू खुद ही घटती है, यहाँ पे ये होगा ऑटोमेटिकली। लेकिन जब गवर्नमेंट जानबूझ से करती है, जानबूझ के लोअर करती है, तो इसको कौन करेगा, गवर्नमेंट अपने देश की, तब हम बोलते हैं करेंसी को डीवैल्यूएट किया गया, यानी कि यहाँ पे डीवैल्यूएशन किया गया है। इससे होता क्या है, अब ट्रेड की बात चल रही है, करेंसी की बात चल रही है, तो मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ट्रेड चल रही होगी, ट्रेड चलेगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। अब आप एक चीज बताओ यहाँ पे, इससे फायदा क्या है,
क्यों कोई भी गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाएगी? क्यों घटाएगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। मान लो $1 की वैल्यू अभी हमारे देश में, मान लो जो भी $1 है उसकी वैल्यू हमारे देश में 80 रुपीज, आप मोटा मोटा मान लो कितना है, 80 रुपए में $1 आप खरीद सकते हैं। अब जैसे करेंसी की वैल्यू घटेगी, इसका मतलब यह है कि अब आप $1 के लिए ज्यादा रुपया खर्च करोगे, क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू, उसका मान घट चुका है। तो $1 के लिए आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे। मान लो कितना करोगे, 90 रुपीज, यानी कि 10 रुपए इसकी वैल्यू घट चुकी है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, $1 के लिए जहां पे आप लोग 80 रुपीज खर्च कर रहे थे, वहां पे आप लोग कितने करेंगे, 90 रुपीज खर्च करेंगे। समझ रहे हैं? तो आप उस टाइम पे क्या करना शुरू कर दोगे, कोई भी चीज को वहां पे खरीदना बंद कर दोगे, बेचना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए करेंसी की वैल्यू घट चुकी है। जैसे ही करेंसी की वैल्यू घटेगी तो वहां पे क्या होगा, आपके लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पहले आपको $1 के 80 रुपए मिल रहे थे। बेसिकली मान लो अगर आप $1 बेचने चले थे तो $1 के 80 रुपए मिल रहे थे, और अब आपको 90 रुपीज मिलेंगे। ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पे उस चीज को सामने से चीजों को खरीदना शुरू, वहां की चीजें आपको सस्ती पड़ेंगी एक हिसाब से, तो आप उन चीजों को खरीदना शुरू कर दोगे। और जब आपके देश में चीजें आएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। लेकिन जब जाएंगी तो क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। तो आप लोग चीजों को खरीदना नहीं, यहाँ पे क्या करना शुरू करेंगे, बेचना शुरू कर देंगे। और जैसे आप बेचना शुरू करोगे, क्योंकि आपको 80 के बजाय 90 रुपीज मिल रहे हैं, 10 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं पहले की अपेक्षा, आप बेचोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट हमेशा बढ़ेंगे। जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, इसका उल्टा क्या होता है, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन या फिर एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन होता है। एप्रिसिएशन में क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली करेंसी के दाम बढ़ेंगे, वैल्यू बढ़ेगी। और रिवैल्यूएशन में उसको जानबूझ के बढ़ाया जाएगा। अब उसको बढ़ाने से फायदा क्या होगा, मान लो पहले $1 की वैल्यू 90 रुपीज थी और अब वह 80 रुपीज हो चुकी है। पहले 90 थी, अब 80। अब आपको पैसे कम मिल रहे हैं, डॉलर को बेचने पर पैसे कम मिल रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, उस चीज को वहां पे बेचना बंद कर देंगे, यानी खरीदना शुरू कर दोगे अब आप वहां पे आपको। ठीक है? तो अब आपको चीज सस्ती पड़ रही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले 90 की पड़ रही थी, अब 80 की पड़ रही है। तो आप क्या करोगे, उस चीज को खरीदना शुरू करोगे। जैसे खरीदेंगे हम कोई चीज तो वो इंपोर्ट में आ जाएगी। तो जब हम रिवैल्यूएट करते हैं तो वहां पे जो ये करेंसी की वैल्यू से फर्क क्या पड़ता है, रिवैल्यूएट करने से इंपोर्ट वहां पे बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट वहां पे घट जाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवैल्यूएशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, व्हाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून चलता है तो हमारे भारत के वेस्ट कोस्ट में ज्यादा बारिश होती है अपेक्षा किसके, ईस्ट कोस्ट के। ऐसा क्यों होता है? 4 ऑप्शंस। अनलाइक द ईस्ट कोस्ट दिस कोस्ट इज स्ट्रेट, क्योंकि उसकी अपेक्षा ये कोस्ट ज्यादा स्ट्रेट है क्या, इसलिए ऐसा होता है। नंबर 2, वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स कॉजिंग रेनफॉल। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो जो विंड चलती है मॉनसून की उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। या ईस्ट कोस्ट इज ब्रॉडर, ईस्ट कोस्ट के ज्यादा चौड़े होने की वजह से ऐसा होता है। या ईस्टर्न घाट एक्सटेंड पैरेलल टू विंड डायरेक्शन, या फिर जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो विंड डायरेक्शन के पैरेलली एक्सटेंड करते हैं क्या, इसीलिए होता है। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन इसका सही होगा, आपके सामने एक मैप लेके आता हूँ, मैप के माध्यम से समझने का ट्राई इसको करते हैं। देखिए ये है मैप, साउथ वेस्ट मानसून आएगा नीचे से, आपको पता है मानसून कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। अब जैसे ही यहाँ से मानसून आता है सदर्न एरिया से जून के टाइम पे, तो मानसून किस तरीके से, केवल ये ब्रांच तो आएगी नहीं, इस तरीके से आएगा। ये आपका मानसून आ रहा है, ठीक है, समझ लेते हैं इसको भी। ये आपका मानसून आ रहा है, केवल यहाँ से नहीं यहाँ से भी आएगा। तो मानसून की 2 ब्रांच होती है। कौन कौन सी ब्रांच, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी। एक अरेबियन सी ब्रांच आएगी, एक बंगाल की खाड़ी। कुछ इस तरीके से चल रहा होगा ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके आ रहा है तो साउथ वेस्ट मानसून हो गया। अब जब ये मानसून यहाँ से आ रहा है तो ये पानी से होता हुआ आ रहा है, तो इसके अंदर नमी है। अब जैसे यहाँ से आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेंगे इसको, वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ मिलेंगे, और यहाँ पे क्या मिलेंगे, ईस्टर्न घाट्स के पहाड़ मिलेंगे इस तरफ पे। अब जैसे ही यहाँ से एंट्री करेगा तो जो ये पहाड़ है ना इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, इस विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। और जैसे यहाँ पे टकराएगी विंड, इससे टकराने के बाद यहीं पे क्या करा देगी, इस तरफ में बारिश करा देगी। समझ रहे हैं, इस तरफ में बारिश करा देगी और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बारिश होगी इस टाइम पे। लेकिन इसके ठीक अपोजिट साइड में बारिश यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यह रेन शैडो एरिया में यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर्वत आएंगे ना तो यहाँ पे टकराएगी हवा और बारिश इस तरफ हो जाएगी, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो एरिया, इस वाले को बोला जाता है। जो होगी इस वाली अरेबियन सी वाली ब्रांच से, ठीक है। अरेबियन सी ब्रांच से बारिश यहाँ क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है यह मानसून की विंड है उसके रास्ते को रोक देगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश हो जाएगी।
जब ये यहाँ आएंगे तो यहाँ इसको कुछ विंड्स को तो ये रोक देगा और कुछ इसके पार चली जाती है इस तरीके से, ऐसे करके पार चली जाएंगे। अब जब तक ये यहाँ आती है तब तक इनके पीछे की नमी खत्म हो जाती है, और नमी खत्म होती है यहाँ पे टकरा करके यहाँ पे बारिश नहीं होती क्योंकि नमी खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ विंड्स ऐसे चली जाती हैं ऊपर इधर, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ से विंड्स आ रही है यहाँ। जो विंड्स यहाँ आ रही है तो जैसे मेघालय में आती है तो मेघालय में 3 पहाड़ियां मिलती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। कितनी पहाड़ियां मिलती हैं? 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया। इस वाले को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से ये विंड आ रही है ऐसे, ठीक है, ये वाला मैप ये है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये आपकी गारो, ये खासी, यह जयंतिया। यहाँ से विंड आएगी, यहाँ टकराएगी इस तरीके से, फिर यहाँ टकराएगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, ऐसे घूम जाती है यहाँ पे, बिल्कुल तेजी से घूमनी शुरू हो जाती है। गारो, खासी, जयंतिया के बीच में मानसून की धाराएं बहुत तेजी से, जो वायु की धाराएं बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देती है, और जैसे यहाँ पे घूमती हैं इतना टकराने के बाद यहाँ पे करती है बारिश, और यहाँ लाया करता है आपका क्या? मौसिन राम। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आती थी और घूम जाती थी बिल्कुल, और यहाँ बारिश कराती थी, और यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती थी। और एंड में क्या होता है, जैसे आप टकराती है और टकरा के ऐसे निकल जाती है ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पे ऐसे घूम के टकराएगी और टकरा के बारिश करा के ऐसे निकल जाएगी। तो एक धारा यहाँ टकरा करके इधर आ जाएगी, समझ रहे हैं, यहाँ आएगी, और यहाँ से चलने वाली धाराएं इधर आएंगी, हिमालय से टकराएंगी और इस वाले एरिया में यहाँ पे बारिश करा देंगी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? यह टकरा के ये धारा यहाँ आएगी, दिल्ली तक पहुंच जाएगी। यहाँ से एक धारा यहाँ से गुजरात से होते हुए जाती है राजस्थान, यहाँ पे आता है अरावली, क्योंकि अरावली इसके पैरेलल पड़ जाता है तो यहाँ पे टकरा के बारिश नहीं कराती है। विंड ऐसे निकल जाती है सीधे, यहाँ पे टकराएंगी नहीं, बारिश नहीं कराएंगी, और दिल्ली में मिल जाती है यहाँ पे। अब यहाँ से ये वाली धाराएं आती हैं, यहाँ से ये वाली धाराएं आती हैं, और बच्ची कुछ यहाँ की धाराएं भी यहाँ वापस आ रही होती है, तो सारे के सारे कहाँ पे मिलती हैं? दिल्ली के यहाँ पे मिलती है। इसीलिए लास्ट में दिल्ली में क्या होती है? बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, इतने सारे मिलते हैं यहाँ पे बारिश करा देते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मानसून काम करता है। पूरा कॉन्सेप्ट एक तरीके से समझ चुके हैं हम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट्स ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स कॉजिंग रेनफॉल। ओके, नाउ which of the following articles या article cannot be suspended even during emergency? इमरजेंसी के टाइम पे आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो छीन लिए जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। पूछ रहे हैं कि कौन से आर्टिकल्स हैं यहाँ पे जो आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। जैसे 356 यानी कि इमरजेंसी लगेगी तो वहां पे जो आपके राइट्स हैं आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाती है। उन फंडामेंटल राइट्स में से आर्टिकल नंबर 19 में क्या है आपका? फ्रीडम्स, राइट टू फ्रीडम। 19 से शुरू होता है, 19 से 22 तक, ठीक है, राइट टू फ्रीडम शुरू होता है। तो इसी में 2 राइट्स हैं, आर्टिकल नंबर 20 और 21, जो आपकी क्या बातें करते हुए आपको आगे बताता हूं। 20 और 21 को छीना नहीं जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और कौन से किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 359 में यह पावर दी गई है कि सबसे पहले जब भी इमरजेंसी लगेगी तो आपका आर्टिकल नंबर 19 छीन सकता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 नहीं छीनेगा। यह पावर किसके अनुसार है? आर्टिकल नंबर 359 के अनुसार, जो 44th अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था 1978 में। 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत 359 में ये बोला गया है कि इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल नंबर 20-21 सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, बाकी सस्पेंड किए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 बात करता है, जो कि फ्रीडम के राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है, यह बात करता है फ्रीडम टू स्पीच की। इसके अंदर भी 6 बातें आती हैं। स्पीच क्या क्या बातें यहाँ पे की जाती हैं? एक तरीके से फ्रीडम टू स्पीच है 19 के 1 में। सेकंड में एसोसिएशन है, और वहाँ पे क्या बिना आर्म्स के वहाँ पे एसोसिएशन बना सकते हैं, इस तरीके से काम किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, रेसिडेंस की पावर दी, रेसिडेंस आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी आप पूरे देश में घूम सकते हैं। ये सारी की सारी पावर्स यहाँ पे दी गई है, 6 पावर्स हैं, राइट्स हैं, जो आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 आता है। 20 में आपको दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ क्या आता है यहाँ पे? दोष सिद्धि पे प्रोटेक्शन आती है आपकी। जब भी आपको कन्विक्ट किया जाएगा वहां पे आप लोग अपने आप को दोष सिद्ध करने का ट्राई कर सकते हैं, ये आपके आर्टिकल नंबर 20 में दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 21 में दिया जाता है कि राइट टू लाइफ, आपके जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ होता है यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 22 में क्या होता है कि राइट टू प्रिवेंशन, राइट अगेंस्ट, मतलब आप प्रिवेंशन के समय पे आपके जो अधिकार दिए जाते हैं, प्रिवेंशन करो, डिटेंशन या अरेस्ट के टाइम पे कुछ अधिकार आपको दिए जाते हैं, वो आपका आर्टिकल नंबर 22 में आता है। उसके बाद 23-24 आपके एक्सप्लोरेशन के लिए बात करते हैं, फिर उसके बाद आपके कल्चर के लिए बात करते हैं, सारी की सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो 20-21 आपके कभी भी नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो एक यूनियन टेरिटरी है उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर
इनमें से क्या कर सकता है? कैन इश्यू एन ऑर्डिनेंस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, कैन इश्यू ऑर्डिनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये तो बिल्कुल ही गलत है, कि वो LA यानी कि वहां की जो विधानसभा है अगर किसी यूटी में, तो उसके कहने के अनुसार ऑर्डिनेंस पास करेगा, ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। कैन इश्यू ऑर्डिनेंसेस ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, कैन नॉट इश्यू एनी ऑर्डिनेंस, ये भी गलत है। तो इसमें और इसमें क्या सही होगा, ठीक है। अब जो गवर्नर है, गवर्नर एक तरीके से नुमाइंदा ही होता है प्रेसिडेंट का, अब चाहे वो LG हो चाहे कोई गवर्नर हो, सिंपल, ठीक है। यूनियन टेरिटरी है तो LG होगा, तो जो LG होगा वो प्रेसिडेंट का ही नुमाइंदा होता है। तो प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है वहां पे अपने ही किसी भी आपने एक व्यक्ति को भेजेगा, उसको अपॉइंट करेगा LG के तौर पे। तो LG क्या करता है वहां पे, ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस की पावर बिल्कुल वही होती है जो कि एक विधानसभा द्वारा पारित किए गए बिल या एक्ट की होती है, वही पावर ऑर्डिनेंस की होती है। और जब लेजिस्लेटिव असेंबली अगर यूटी में है तो जब वह कार्यभार अपना संभालती है, वापस मिलती है, तब उसको वो वैलिडेट कर सकती है या फिर अनवैलिडेट कर सकती है, वो उसके अंदर की वो जैसा भी उसको सही समझते हैं। लेकिन ऑर्डिनेंस को वह पास कर सकता है ऑब्टेनिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के तहत ही काम करता है, तो उसके ही इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद वहां पे यह ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर वाज हुज जनरल, मलिक काफूर बहुत फेमस एक जनरल हुआ करता था, किसका? आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, पद्मावत किस पे बेस्ड है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पे बेस्ड है, तो उसी का जनरल हुआ करता था, कौन? आपका मलिक काफूर। इसको अलाउद्दीन, उसी का ही एक स्लेव हुआ करता था, सॉरी जनरल नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था नुसरत खान, उसने ही इसको कैप्चर किया था, उसने इसको पकड़ा था, किसको? मलिक काफूर को, और उसका वहां पे स्लेव बना दिया गया था 1299 में, जब वह इन्वेजन कर रहा था गुजरात का, इसका जनरल अलाउद्दीन की तरफ से, तब इसको लेके आया था, ठीक है, मलिक काफूर। पद्मावत मूवी देखी होगी आपने, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1599 में एक नोवेल लिखा, एक बुक लिखी गई जिसको पद्मावत बोला गया। वो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि वो फिक्शनल है, उसमें सारी की स्टोरी, कुछ बोलते हैं कुछ नहीं है, देखते हैं क्या होता है उसमें, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने वह पद्मावत लिखी है। तो किसका हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेस फ्रॉम P1 to Rs25, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 900 to यूनिट्स, इफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, देन ये मतलब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जब भी किसी वस्तु का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, उससे आपकी डिमांड या तो घटेगी या बढ़ेगी, यानी कि डिमांड में फर्क पड़ेगा, और वह फर्क कितना पड़ेगा, इसको ही बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कितना फर्क पड़ेगा, यानी कि हाउ मच फर्क पड़ेगा। तो वही जो हाउ मच है ना, तो वही हाउ मच है आपका इलास्टिसिटी। तो कितना फर्क पड़ा, वह इलास्टिसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वह फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, डेल क्यू अपॉन डेल पी, यानी कि डेल पी, इसका मतलब क्या? डेल क्यू अपॉन डेल पी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया प्राइस चेंज होने से, और प्राइस में कितना चेंज आया मतलब प्राइस में कितना चेंज किया गया और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ये होता है आपका डेल का मतलब। इनटू इनटू क्या हो जाएगा आपका? पी अपॉन क्यू, जैसे मैंने आपको नीचे लिखा, यानी कि पहले उसका मूल्य क्या था और अब उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी जा रही है। तो यह होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला, कि क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, प्राइस में कितना चेंज हुआ, पहले प्राइस क्या था और बाद में इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई है। तो यहां देखेंगे तो क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए इसको, क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ, क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ, पहले थी 900 और अब हो चुकी है कितनी? 1200 यूनिट्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो चेंज कितने का आया? 300 क्वांटिटी का, तो 300 आएगा आपका ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्राइस में चेंज कितना आया? P1 से 25 हो गया है। देखिए यह प्राइस डिक्रीज हुआ है, इसको ध्यान देना है, अगर इंक्रीज लिखा होता कुछ और होता है, यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीजेस फ्रॉम P1 टू इतना, इसका मतलब P1 बड़ा है, ठीक है, और 25 छोटा है, समझ रहे इसको? डिक्रीज हुआ है। उसके बाद इनटू इनिशियल प्राइस क्या था, डिक्रीज कहां से हुआ है? P1 से, यानी कि इनिशियल प्राइस था, इनटू P1 अपॉन कितना हो गया है, क्वांटिटी कितनी हो चुकी है अब फ्रॉम 900, मतलब पहले क्वांटिटी कितनी थी? 900 थी, तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दे रखा है? 2, तो ये आ जाएगा पर 2, ठीक है। ये फॉर्मूले पे रख देंगे तो P1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी P1 की वैल्यू? देखो 2 से अगर हम यहाँ पे इसको काटेंगे कितना आएगा? 150, ठीक है। 150 से ये कट जाएगा कितने बार? 6 टाइम्स, ठीक है। ये आपका 6 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पे, 2 से यह 15, हाँ ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू, ये P1 यहाँ रहेगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो P1 माइनस 25 इंटू 6, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6P1 और माइनस कितना, कितना होता है? 150,
ठीक है, ये आ जाएगा। अब 150 इस तरफ ले लेंगे, P1 उस तरफ कर देंगे, तो 5P1 इज इक्वल टू 150 और P1 इज इक्वल टू 30। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनिशियल प्राइस क्या था 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोग समझ चुके होंगे कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, कि हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, इसको बोला जाता है इलास्टिसिटी। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में इन चारों में से क्या फॉल्स है, पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक वर्ड और यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, हिंदी में बोलते हैं दूरी और विस्थापन। ठीक है, दोनों चीज को समझते हैं। यहाँ पे आएगा दूरी और ये आएगा आपका विस्थापन। पहले समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। आपको एग्जांपल देता हूं, आपको जाना है पॉइंट ए, यहाँ पे है एक पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी। जब आपको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, या तो आप ऐसे चले जाओ यहाँ से, या आप ऐसे चले जाओ, ठीक है, या ऐसे चले जाओ, या ऐसे चले जाओ, आपकी मर्जी, आप ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे या ऐसे, कैसे भी चले जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये दिख रहा है आपको, यह है लेंथ ऑफ योर पाथ, आपके रास्ते की लंबाई है। फ्रॉम कवरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में जो आपने रास्ते की लंबाई को तय किया है, आप कैसे भी जाओ, तो ये आपकी डिस्टेंस है। और डिस्टेंस हर कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। आप ऐसे जाओगे तो कुछ और डिस्टेंस है, हो सकता है ज्यादा हो, ये कम हो, ये थोड़ा कम हो, ये उससे ज्यादा हो, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो रास्ते की लंबाई है इसको बोला जाएगा डिस्टेंस, यानी कि दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा विस्थापन। शॉर्टेस्ट क्या रहेगी, बिल्कुल सीधी सीधी ये वाली। विस्थापन भी एक तरीके की दूरी ही है, लेकिन यह हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है। आप इसको कभी विस्थापन नहीं बोल सकते हो। विस्थापन क्या होगा, ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस में आप मैग्नीट्यूड तो होगा, यानी कि इसका मान तो हो गई, उसके साथ साथ इसमें क्या रहेगा आपका, दिशा नहीं रहती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में दिशा काउंट की जाती है हमेशा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जब आप इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आप लोग कुछ भी, मतलब इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करोगे, तो जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो यह कुछ भी रह सकता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, ये भी बिल्कुल सही है एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों सही है, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ भी है ना, ये है डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये वाली है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है और डिस्टेंस ये भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट इससे ज्यादा कभी हो नहीं सकती। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, बिल्कुल सही। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये गलत बोल रहा है इसमें, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। समझ रहे इस चीज को, जो डिस्टेंस है वह पॉजिटिव होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपके पहले स्टेटमेंट को। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट, द फोर्थ वन, कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। या नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जो कि पहला स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डैश ओनली एंड नो डैश आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर होता है अदिश, ठीक है। अदिश मतलब देखो, अदिश नाम से मालूम चल रहा है जिसमें दिशा ना हो। तो फिजिकल, जिसमें दिशा ना हो मतलब विच हैव मैग्नीट्यूड। क्वांटिटीज में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके पास एक होता है उनका मैग्नीट्यूड यानी कि मान, एक होता है उनकी डायरेक्शन। ठीक है, जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था डायरेक्शन। और एक चीज और होती है, अभी आपको आगे बताऊंगा। जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उसका मान और दिशा दोनों होती है, उनको बोलेंगे हम सदिश। लेकिन जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, दिशा ना हो, उसको बोलेंगे हम लोग अदिश। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो उसको सदिश बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि सदिश राशियों के लिए मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, डायरेक्शन होना जरूरी है, लेकिन तीसरी चीज और होना है जरूरी, वो क्या है आपका वेक्टर सम योग, यानी कि वेक्टर सम। वेक्टर सम नियम का उसको पालन करना जरूरी है। वेक्टर सम नियम क्या होता है, मान लो आप, जैसा मान लो इसका एग्जांपल होता है, इसका एक इलेक्ट्रिक करंट ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए, यह पॉइंट सी, यह पॉइंट बी। ठीक है, ये है। जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से बहेगी, मान लो एक्स बही, यहाँ से यहाँ तक जो बही मान लो वाई बही,
तो आपको निकालना है तो ए से सी तक टोटल करंट क्या होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कितनी होगी, x प्लस वाई होगी। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर सम नियम, यानी कि वेक्टर का योग नियम बोलते हैं इसको। इस रूल को फॉलो करनी चाहिए है, अगर नहीं फॉलो करेगी तो फिर वह अदिश हो जाएगी। तो ये तीनों क्वांटिटीज यहाँ पे होनी चाहिए। इसका सही एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस होता है, लेकिन वह इस चीज को फॉलो नहीं करती है, इस वेक्टर सम नियम को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अदिश बोलते हैं। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में रिलीज किया गया, तो इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, करंट अफेयर्स 85th रैंक थी इंडिया की। और टॉप 10 रैंक किसकी थी, जापान की सबसे पहले, हमेशा ही रहती है, इस बार भी थी। उसके बाद सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, लिथुआनिया। इंडिया की क्या थी, 85th। इंडिया के पड़ोसियों की 66 नंबर पे चाइना, श्रीलंका 100, बांग्लादेश 101, नेपाल 103, बांग्लादेश 106। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास इन विच सिटी? अभी हाल ही में पीएम मोदी ने सबसे दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज का उद्घाटन किया, गंगा विलास। ये किस सिटी में है आपको बताना है, मतलब कहाँ पे कंक्लूड होगी, कि वाराणसी से स्टार्ट की गई थी और आसाम तक जाएगी, तो कहाँ पे, आसाम के डिब्रूगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे जाएगी ये। ठीक है, फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर एमवी गंगा, जो कि वाराणसी यूपी से लेकर आसाम तक जाएगी, आसाम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में क्या किया, एक टेंट सिटी का भी उद्घाटन वहां पे किया था इसके साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही सब कुछ था आज के इन क्वेश्चंस में, इसके अलावा इसमें कुछ दूसरे क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने इंग्लिश और जीए दोनों देखा था। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग अगेन इसी तरीके से इंग्लिश और जीए के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स के भी आपके लिए सेशन लाते रहेंगे। तो आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, बी 50% पास। थैंक यू ऑल।